की बात है कि सेक्टर सचिव श्री संदीप शाह जी को सुनेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि संभागीय उपाध्यक्ष आदरणीय राजभवन पांडे जी को सुनेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिलाध्यक्ष संतोष चौबे जी को, मीडिया प्रभारी अनूप शर्मा जी को और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों को हम सुनेंगे। मेरे ब्लॉक के मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई, मेरे पितातुल्य आदरणीय अरुण तिवारी जी का हमेशा मुझे सहयोग प्राप्त होता है। आदरणीय मेरे अन्य नगरीय और ब्लॉक के सभी कार्यकारिणियों का, आदरणीय रामकुशल सोनी जी का, आदरणीय भूपेंद्र श्रीवास्तव जी का, मेरे अनुज सुरेंद्र पटेल जी का, आदरणीय मेरे राकेश भैया का, आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब मैं अपनी बात आप सबके बीच में पहले अपन ये रखेंगे कि हमारे व्यवहारिक की मूलभूत समस्याएं कौन सी हैं और ये क्यों है। पहले मैं अपनी पृष्ठभूमि आप सबको बता दूं। आप सब मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके पूर्व मेरा एक परिचय राजनीतिक नेता के रूप में नहीं था। आप सब ने मुझे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया और वर्षों से मैंने आप सबके बीच में रह करके सेवा का काम किया है। चाहे आप कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जाए, चाहे बालक हायर सेकेंडरी स्कूल जाए, चाहे मऊ हायर सेकेंडरी स्कूल जाए, चाहे बांससागर हायर सेकेंडरी स्कूल चले जाएं, चाहे महर्षि विद्या मंदिर शहडोल चले जाएं और चाहे इंदौर के ग्लोरियस हायर सेकेंडरी स्कूलों में चले जाएं, आज भी वहां के लोग मुझे एक शिक्षक के नजरिए से देखते हैं। अगर इसके पहले के जीवन काल को देखें तो मैंने लगभग 4 साल शहडोल के जबलपुर के बंसल पैथोलॉजी लैब में एज ए लैब टेक्नीशियन का काम किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सुविधाएं प्रदान की, लोगों को सेवाएं दी। सम्मानित साथियों, मंच के सामने विराजमान मेरे माता पिता हैं और ये मेरे लिए ऐतिहासिक पल है कि मैं अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत मैं अपने माता पिता के परिचितों का आशीर्वाद लेकर कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी मेरे रास्ते डगमगाते हुए से नजर आए तो मेरे कान पकड़कर मुड़ेल देना और मुझे बता देना कि आप गलत रास्ते पर हो। सम्मानित साथियों, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं राजनीति में आता, लेकिन मैंने जब देखा कि मैं बहुत मेहनत करके मैं स्वयं तो नौकरी अर्जित कर सकता हूं, लेकिन मेरे बेरोजगार युवक क्या करेंगे। वर्षों से विद्यालयों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का पूरा प्रयास किया। कई बार सरकार ने हमें वादा किया कि हम आपको नियमित कर देंगे। एक घटना आपके साथ बताना चाहता हूँ। यही महीना था, बिरसा से लेकर ग्वालियर की हम पैदल मार्च कर रहे थे और उस संगठन में, उस पैदल मार्च में आपके व्यवहारी के लगभग 100 साथी थे, हमारे साथ चल रहे थे। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। हम कहीं पर बेर के फल खा के आगे बढ़ रहे थे, कहीं चने बूट के फल खा के आगे बढ़ रहे थे, कभी गेहूं की बालियां खोलकर आगे बढ़ रहे थे, कहीं दाल बाटी खा रहे थे और कई दिन ऐसा भी हुआ है जब भूखे हमारे को सोना पड़ा है। हमारे साथ पूरे मध्य प्रदेश के 20,000 अतिथि शिक्षक साथी थे और जब ये यात्रा बिरसा से ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक लेटर जारी किया कि आप घर जाइए, हम आपको 12 महीने का वेतन देने वाले हैं, आपको 5-7-9 का वेतन देने वाले हैं। और जब हम घर चले आए तो सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि पता चला कि वो आंदोलन को कुचलने का एक साजिश का प्रयास था। इसके बाद सरकार ने अपने घोषणा पत्र में रखा कि हम मध्य प्रदेश के शिक्षकों को 25% आरक्षण देना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, आप नेक नियत से अगर हमें 25% का आरक्षण देना चाहते हैं तो यह भी ठीक है। उन्होंने हमें माध्यमिक शिक्षक परीक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षाओं का हिस्सा बनाया। सम्मानित साथियों, उसमें भी साजिश रची गई। जो अतिथि शिक्षक 25% परीक्षा पास भी हो गए, उन्हें पहले 25% की मेरिट बनाई गई और इसके बाद 75% की मेरिट बनाई गई। जिन्हें 25% में जगह प्रदान किया गया, उनसे 75% का स्थान छीन लिया गया। मैं उस समय को भोगी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि पढ़ा लिखा नहीं, मैं 71वां रैंक रखता हूँ ज्योग्राफी में, उच्च माध्यमिक शिक्षक में। सरकार को मुझे 40,000 रुपए में रख के विद्यालय में पढ़वा करके विद्यालय देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करना चाहिए। लेकिन जब लगातार, और इतना ही नहीं, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक में चयनित होने के बाद लगातार ये 2-3 साल है जब लोग इंतजार कर रहे हैं तो उनकी नियुक्ति लेटर जारी हो जानी चाहिए, लेकिन सरकार उसमें ढीला टपाली कर रही है और वो नहीं, उसकी नीयत साफ नहीं है। सरकार की एक कोशिश होती है
कि बेरोजगार युवकों से फॉर्म भरवा लिए जाए। सरकार की एक कोशिश होती है कि बेरोजगार युवकों से फॉर्म, जब करोड़ों लोग फॉर्म भरेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से 500 रुपए आएंगे, तो अरबों रुपए का उसके खजाने में आ जाता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया वो संपन्न नहीं कराती। और सरकार सरकारी खजाने का पैसा निजीकरण के हाथों में देख करके अपने से जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करती है, लेकिन देश के बेरोजगार युवकों का उनको दुख देखने का समय नहीं है। अब मैं आप सब लोगों से व्यवहारिक के मुद्दे में बात करना चाहूंगा। तो ये मैंने सोचा, तो इसके बाद मुझे समझ में आया कि बेरोजगार लोगों की लड़ाई अगर हम राजनीतिक मैदान से बाहर लड़ते हैं तो हम हार जाएंगे, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से आपके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। चाहे वो माध्यमिक शिक्षकों का आंदोलन हो, चाहे शिक्षकों का आंदोलन हो, चाहे आंगनवाड़ियों का आंदोलन हो, चाहे महिला कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आंदोलन हो, चाहे पुलिस विभाग का आंदोलन हो, चाहे कर्मचारी व्यापारी किसानों का आंदोलन हो, सभी प्रकार के आंदोलनों को कुचलने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की साजिश रचती है। अपने ही दलाल उन आंदोलन स्थलों में भेज करके आंदोलनकर्ताओं को बदनाम करने का काम ये सरकार करती है। और इसलिए हमने कहा कि हम बाहर से नहीं लड़ेंगे। अगर हमने परीक्षा पास की हुई है और हमें आप अंदर जाने का मौका नहीं देते हैं, तो हम आपकी भी कुर्सी खींच करके आपको बता देंगे कि हम भी सरकार में आ सकते हैं और हम भी न्याय और नियत कर सकते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से, बड़े भैया श्री पंकज सिंह जी से बहुत प्रभावित हूँ। और पूरे भारत के अंदर अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो इस बात की आवश्यकता है कि एक ईमानदार पार्टी का हिस्सा बना जाए। केवल भारत माता की जयकारा बोल करके, केवल 15 अगस्त 26 जनवरी मना करके हम देश को गुलामी की जंजीरों से अलग नहीं कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि किसी भी देश के लोग ही उस देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। हमने किताबों में पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया और हम बच्चों को पढ़ाते आए हैं कि किसी भी देश के लोग उस देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लेकिन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें जो लोगों की हैं उसको कम करने का काम किया है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और वो कहती है हम देश का विकास कर रहे हैं, हम राष्ट्र निर्माण का सपना देख रहे हैं। केवल उनका राष्ट्र निर्माण का एक स्लोगन है, एक नारा है। वास्तविकता में राष्ट्र का निर्माण तो स्कूलों में होता है। जगह जगह जहाँ लोग रहते हैं वहाँ सड़कें होनी चाहिए, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ नालियाँ होनी चाहिए, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ स्ट्रीट लाइन होनी चाहिए, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ चौपाटी होनी चाहिए, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पार्क होना चाहिए, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होना चाहिए, मनोरंजन के लिए संसाधन होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। लेकिन ये आधुनिक संसाधन बनाने के बजाय हमारे देश की सरकारों ने ऐसे दिशा भटक गए हैं। ये सब चीजों से लोगों का दिमाग भ्रमित करने का काम करते हैं। जगह जगह बन रही है तो मंडियां बन रही है, स्वास्थ्य के नाम पर मंडी बन रही है, शिक्षा के नाम पर मंडी बन रही है, और पूरे देश भर के लोग उधर जा रहे हैं और वहां कारपोरेट सेक्टर के लोग बैठे हुए जो हमें लूटने का काम करते हैं। ये एक प्रस्तावना के रूप में आपने सबके बीच में रखा कि क्यों है आवश्यकता हमें आम आदमी पार्टी की। अगर देश को विकसित बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें बुनियादी सुविधाओं को दिशा में काम करना पड़ेगा। हमारे देश में संसाधनों की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। आवश्यकता उस संसाधनों के प्रति सही नियत और नीति उसके प्रति समझ विकसित करने की। मैं व्यवहारिक के बारे में आप सब लोगों से बात करना चाहता हूँ। व्यवहारिक दिन तरफ